हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज करण सिंह और आपका इस यूट्यूब चैनल स्टडी बेकर 29 स्वागत है। तो बच्चों, आज हम कुछ न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। सेट सेट चैप्टर के पहला चैप्टर का पहला अभ्यास है। 1.1 लिखा है मैंने, और जो मैं बुक प्रेफर कर रहा हूँ वो है एनसीईआरटी की यूपी बोर्ड की बुक है। और अगर आप अदर बोर्ड से बिलोंग करते हैं, जैसे आईसीएसई बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, तो आप बेझिझक मुझसे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स मेरे साथ क्लियर कर सकते हैं। अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देर ना करते हुए। मैंने पहले बताया था कि सेट क्या होता है। जैसे मान लीजिए, इसे सेट में बता रहा हूँ। जैसे ए बराबर हमने कह दिया एक्स कॉलन एक्स स्क्वायर लेस देन 40, ठीक है। जहाँ पे एक्स एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। इसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है। उसको लिखना क्या है हमें तरीका। 1 2 3 4 5 एंड 6, इसको बोलते हैं रोस्टर रूप। ये दिमाग में बैठा लीजिए। अगर हमने सिर्फ ऐसे लिख रखा है, एस कॉलन का, इसको इसको बोलते हैं कॉलन, बोलते हैं कॉलन। एस कॉलन एक्स स्क्वायर लेस देन 40 लिख लिख दिया है ना। तो इस तरह जब भी कोई समुच्चय लिखेंगे तो उसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि, वो पढ़ते हैं, ठीक है। और एक्स हमारा नेचुरल नंबर है। और एक वीडियो में बहुत पहले ही बना चुका हूँ सभी नंबर्स के ऊपर कि हमारी संख्याएं कितने प्रकार की होती है और उनको मैशअप कैसे किया जाता है। जो बच्चे वो वीडियो नहीं देखे, प्लीज जाकर जो देखना जरूर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि जब आप आगे के सवाल, जब सवाल देखेंगे सेट के, तो बहुत उनका यूज होने वाला है। प्लीज एक बार वो वीडियो जाके जो देख लीजिएगा मेरे चैनल में जाके। और इसको ऐसे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 से। देखिए, एस स्क्वायर लेस देन 40 लिखा है। अगर मैं एस की जगह 1 पुट करूं तो 1 लेस देन 40 आएगा, ठीक है, जो कि सही भी है। 1 लेस देन 40 मतलब 1 4 से छोटा है। इसे करते करते 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 भी 4 से छोटा है। 3 रखेंगे 9 आएगा, 4 रखेंगे 16, 5 25 6 36 आएगा। यहाँ तक तो ये सही है, ठीक है। लेकिन अगर 7 रख देंगे ना, 7 स्क्वायर लेस देन 40 और 49 लेस देन 40, तो ये गलत है, ये समस्या नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे 49 लिख दूं, जैसे सपोज कीजिए मैंने लिख दिया ए डैश, यहाँ ए था, ए डैश लिख दिया मैंने यहाँ पे। सपोज कीजिए मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इस बिहाफ पे, ये जो बेसिक है हमारा, इसके बिहाफ से ये जो समुच्चय है, ये समुच्चय नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली हो गया समुच्चय पहचाने का तरीका। और भी कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं तो सीधा हम डायरेक्टली एक्सरसाइज में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो लिखा हूँ इसको मैं हटा दे रहा हूँ। मैं पहले इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देर ना करते हुए। ये देखिए, ये देखिए, मैं इसको भी कॉपी कर ले रहा हूँ।
ये देखिए, अब मैं निम्नलिखित में कौन सी ये निम्नलिखित लिखा है यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय है अपने उत्तर का औचित्य बताइए। देखिए, और इसी क्वेश्चन दे रखा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह है। हम सब जानते हैं कि साल में 12 महीने होते हैं और जे से सिर्फ 3 ही महीने स्टार्ट होते हैं। एक हमारा स्टार्टिंग का होता है जनवरी, एक होता है जून और एक होता है जुलाई। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये समुच्चय है, बेसिकली ये है। अगर आप काउंटिंग करोगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आपने देखा ना जे से सिर्फ 3 महीने आते हैं, तो ये समुच्चय कहलाएगा। समुच्चय की परिभाषा यही है कि हम जब हम किसी ऐसे ग्रुप की बात करते हैं, कि जिस ग्रुप के लिए सारे अवयव सुटेबल हो, फिट हो या कॉमन हो, तो उनको समुच्चय कहते हैं। ठीक है? ये हमारा ये पहला आंसर ये समुच्चय है। ठीक? अब दूसरा सवाल देखो, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब देखिए हम किसी से तुलना नहीं कर सकते, सबकी क्वालिटी अलग अलग होती है। ठीक है, सबकी क्वालिटी अलग अलग होती है। अब जैसे मान लीजिए दो बल्लेबाज की बात करें, जैसे एक विराट कोहली और रोहित शर्मा, इन्हीं दोनों की वजह से वो वर्ल्ड कप आया था, सब जानते हैं। ठीक है, ये दोनों बहुत बढ़िया खेले। अब बताइए इन दोनों में बेस्ट कौन होगा? नहीं कर सकते ना, वही हम कह रहे हैं। ठीक है, ये बेसिक एग्जांपल है। ये तो खेल से संबंधित हो गया, क्योंकि खेल का भी एग्जांपल है, खेल का भी क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, आपको आगे पढ़ते ही समझ में आएगा। भारत के अंदर सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह है। तो यहाँ पे हम किसी की तुलना नहीं कर सकते, इसलिए समोच्चय नहीं कहलाएगा। ये समोच्चय नहीं हुआ, क्योंकि मान लीजिए क्लास में 10 बच्चे और सब उन 10 बच्चों का टेस्ट हो रहा है, तो जरूरी नहीं कि इस 10 के 10 बच्चे अपना पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे टेस्ट देना, ये जरूरी नहीं है। किसी को क्या पता पहला क्वेश्चन आता हो, किसी को ना आता हो, किसी को तीसरा क्वेश्चन आता है, किसी को 8वां क्वेश्चन आता है, किसी को सिर्फ 10 क्वेश्चन आते हैं, है ना? कहना मतलब 20 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, कि किसी को सारे क्वेश्चन आते हैं, किसी को सिर्फ चौथा आता है, ऐसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको समुच्चय नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत से लेखक ऐसे हैं जो उनका जो किसी का कुछ प्रसिद्ध, किसी के उपन्यास कुछ प्रसिद्ध है, किसी के कुछ प्रसिद्ध है, तो इसको हम ऐसे नहीं कह सकते। लेकिन पर्टिकुलर एक ही बात की जा रही होती, तो इसको कह देते कि तुम्हारा सभी उपन्यास समझते हैं, जो जो तो सिर्फ तुमने लिखा है, तो समुच्चय वो कहलाएगा। ठीक है? अभी देखिए विश्व के सबसे 11 बल्लेबाजों का संग्रह, देखिए यहाँ नहीं कह सकते, क्योंकि अगर सिर्फ इंडिया के अच्छे अच्छे बल्लेबाज होते तो क्या कहना था। बहुत से देश है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, क्या बोल दिया मैंने, न्यूजीलैंड है और पाकिस्तान है, सबके बल्लेबाज अपनी जगह अच्छे ही होते हैं, तो ये भी समझे नहीं कहलाएगा। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह है। मान लीजिए कोई कोई कक्षा हमारी 11th की कक्षा है और उसमें 30 बच्चे पढ़ते हैं, 30 में से 20 बॉयज है, तो बेसिकली 10 कितने हुई? जाहिर सी बात, गर्ल्स हुई। ठीक है, अब एक अच्छा कि सभी बालकों का संग्रह है, तो बालकों का संग्रह में 20 बालक हो गए, ये हमारा समुच्चय कहलाएगा। सिर्फ से एक कक्षा की बात की जा रही है, वो भी जहाँ तुम पढ़ रहे हो, ये समुच्चय है कहलाएगा। अब 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह है, ये भी एक समुच्चय है। इसको कैसे लिख सकते हैं? ए बराबर एक्स कॉलन एक्स लेस देन 100, जहाँ पे एक्स नेचुरल नंबर। ठीक है, अभी मैंने बता रखा था, इस तरह जो लिखते हैं वो लिखते हैं, समुच्चय निर्माण रूप में लिख लिख देते हैं। तो ये समुच्चय कहलाएगा। 100 से कम मतलब 1 से 99 तक प्राकृत संख्या जो शुरू होती है 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, मैंने सब कुछ बता रखा है उसमें कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, रियल नंबर किसको बोलते हैं, रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, एंड इंटीजर किसको बोलते हैं, और सबसे हटके संख्या होती है काल्पनिक संख्या, मतलब वो हमारे इमेजिनरी नंबर किसको बोलते हैं। ठीक है, उसको वीडियो जरूर देखिएगा आप। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन है, लेखक प्रेमचंद द्वारा उल्लिखित उपन्यासों का संग्रह। हम्म, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब यहाँ देखिए कि सिर्फ एक लेखक की बात की जा रही है, जैसे मैंने आपको पहले यहाँ बता रहा था, तो एक की बात की जा रही थी, उसके बारे में बात किया, तुमने कितने उपन्यास लिखे हैं? तो जैसे आप बहुत ही ज्यादा नमक का दरोगा है, वो बहुत सी कहानियां हैं उनकी, प्रेमचंद की, है ना? तो
सिर्फ एक की अगर बात की जा रही है, सिर्फ पर्टिकुलर एक की बात की जा रही है, तो वो समुच्चय हो जाएगा क्योंकि सिर्फ उसकी बात की जा रही है, लेकिन किसी की तुलना नहीं कर सकते, तो ये समुच्चय है। ठीक। और सभी समपूर्णांकों का संग्रह है, ये भी एक समुच्चय है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी बराबर वैसे लिख दिया हमने, या हमने ए लिख दिया था, तो बी बराबर लिख सकते हैं सभी समपूर्णांकों का संग्रह, एक्स कॉलन एक्स इक्वल टू 2n, और n हमारा एक नेचुरल नंबर है, एंड 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू सभी बोला ना, सभी समपूर्णांक संग्रह। ओ, इसको ऐसे नहीं ले ले सकते, थोड़ा गलती हो गया यहाँ पे, इसको ऐसे नहीं ले सकते, इसको सिर्फ लिखना चाहिए था, या ऐसे लिखना चाहिए था, एस एस बराबर 2n, बस n बिलोंग n, कोई कंडीशन नहीं देनी चाहिए थी। अब ये सही है। हाँ, इसको रोस्टर में कैसे लिखेंगे, रोस्टर में ऐसे लिखेंगे, सभी समपूर्णांकों का संग्रह, समपूर्णांकों का संग्रह, ठीक है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह, तो कितना हो जाएगा हमारा पूर्णांकों का संग्रह, तो 2 4 6 8 कमा डॉट डॉट डॉट, और जो ऐसी संख्या हो जैसे वो किसी से बोल का वर्णन हो कि उसकी कोई सीमा नहीं, जैसे गिनती को कोई सीमा नहीं होती, वो अनंत होती है। ठीक है, हम कहेंगे 1 लाख, तुम कहोगे 2 लाख, फिर अगला कहेगा 10 करोड़, फिर शायद 10 महाशय, गिनती को होती ही नहीं। ठीक है, आप तो बचपन से जानते हो मैथ के बारे में, गिनती का कोई अंत नहीं होता है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो उसको कुछ नहीं करना है, जहाँ तक आप लिखना है तो लिख दीजिए। मैं यहाँ पे 2 4 6 भी लिख सकता था, लेकिन मैंने 8 भी लिख दिया आपको समझाने के लिए, तो कॉमा लगा के 3 डॉट लगा दीजिएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये समुच्चय हमारा है। अब 8वां क्वेश्चन देखिए, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह है। अब देखिए, मैं वापस किताब में चलता हूँ। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ में ये देखिए आप, इसमें कितने क्वेश्चन है, इस अभ्यास में 6 क्वेश्चन दे रखे हैं ये, और यहाँ पे इसके अपने अपने पार्ट भी है। ठीक है, अपने अपने पार्ट भी हैं, तो ये हमारा एक समुच्चय है, ये सही है, क्योंकि इसी अभ्यास की बात की जा रही है। ठीक है, अगर मान लो किसी और अभ्यास की बात की जाती, देखिए क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन किस टाइप का है। भाई देखिए, अगर हम ये कहें कि 4 में से क्या जोड़े जो हमारा 7 आ जाए, है ना, तो 4 में से क्या जोड़े जो हमारा 7 7 आ जाए, इससे क्वेश्चन पहले बहुत आते थे एग्जाम में। अब तो खैर मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो कब का पास कर लिया हूँ। जैसे वो कह रहे हैं 4 में क्या जोड़ेंगे 7 आ जाए, हमने 4 में एक्स जो जोड़ देना है, यहाँ 7 आ जाए। अब एक्स बराबर 7 - 4 कर दो, कितना आएगा 3, मतलब 3 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। मतलब कहने मतलब ये कि जैसे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है। और 4 में क्या जोड़े कि 6 आ जाए, और 2 रखेंगे, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से होता है। ये जितने भी क्वेश्चन है अपने अपने, मतलब कि क्वेश्चन के हिसाब से ही उसके आंसर होते हैं। वैसे आंसर क्वेश्चन के हिसाब से ही होते हैं, मतलब आप जब आगे इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा मैं कह क्या रहा हूँ। क्योंकि अभी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा अच्छा आधा एक है कि फंक्शन, तो उसमें आपको बहुत दिक्कत होगी, तो मैं इसको अभी से क्लियर कर दे रहा हूँ कि हर क्वेश्चन अपने टाइप का होगा, और उसका अपना ही अलग आंसर होगा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं जैसे रियल नंबर और नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या क्या फर्क होता है, तो बहुत से बच्चे नहीं बता पाएंगे। चीज वही है भाई, एक रियल रियल में भी आता है, एक नेचुरल में भी आता है, और एक होल में भी आता है। अगर वो वीडियो ना देखे तो प्लीज जाके एक बार जो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं इसको हटा दे रहा हूँ, मैं समझाने की किया था यहाँ पे, मैं यहाँ पे समझाने के लिए कर रहा था। जैसे यहाँ पे मैंने ये देखिए, मैंने 4 में क्या जोड़ेंगे, 7 आ जाए, तो एक्स जो जोड़ दिया 7 आ जाएगा, एक्स बराबर 7 - 4 बराबर 3 हो गया। ठीक है, ये मैंने इससे कर दिया, तो मैं इसी को समझा रहा था। ठीक, ये हमारा हुआ। अब
अब ये लास्ट क्वेश्चन, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, है ना? तो ये समुच्चय नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हर जानवर अपने आप में खतरनाक होता है। भाई अगर ऐसा नहीं आप शेर से बच जाओ तो आपको भालू नहीं खाएगा, ठीक है? शेर भी खतरनाक होता है, मगर शेर भी खतरनाक होता है, और बियर, भालू, भालू भी खतरनाक होता है, एंड क्रोकोडाइल भी खतरनाक होता है। क्रोकोडाइल जानते हो क्या होता है? क्रोकोडाइल होता है मगरमच्छ। और अजगर को क्या बोलते हैं भाई? चलो स्नेक कह दे रहे हैं हम, एनाकोंडा कहते हैं, स्नेक कह दिया। सब जानवर खतरनाक होते हैं, जिससे आपकी जान जा सकती है, यहाँ तक कि हाथी भी, कुत्ता भी काट ले, जिससे लेगा तो आप मर ही जाओगे लास्ट में। ठीक है, यहाँ पढ़ाई मन लगाइए। और उसके बाद दो चार चैट मारा होगे, ठीक है? अच्छा ये तो पहला क्वेश्चन था। तो ये हमारा, एक मिनट। हम्म। ठीक है, तो ये हमारा हुआ, ये है पर ये नहीं। ठीक। तो मैंने क्या पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया है कि कौन कौन से समुच्चय है, कौन कौन से समुच्चय नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं वापस बुक पे। बुक पे आते हैं। अब देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? मान लीजिए कि ए एक दो तीन चार, मान लीजिए कि ए 1,2,3,4,5,6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन एंड अथवा एप्सिलॉन नॉट को भरिए, है ना? उसको कैसे लिखा जाएगा? पहले आपको ये समझना होगा एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट होता क्या है। तो पहले ये समझ लेते हैं, आइए। एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट होता क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं आपको कह रहा हूं कि ए बराबर है ए बी सी एंड डी, ठीक है? तो यहाँ दावे के साथ क्या कह सकते हैं कि हमारा जो, पहली बार समुच्चय को दिखाते हैं कैपिटल लेटर से, डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, और उसके जो अवयव होते हैं उसको लिखते हैं स्मॉल लेटर में। ठीक, उसको लिखते हैं स्मॉल लेटर में। तो पहले अभी हम चलते हैं। यहाँ हमने ये कह रहे हैं ए बराबर ए बी सी डी है, मतलब ए कमा बी कमा सी कमा डी है, ठीक है? हम कह सकते हैं ए एप्सिलॉन ए, मतलब ए जो अवयव है वो ए का एक अवयव है, ए का एक अवयव है। इसी तरह से बी भी ए का अवयव है, सी भी ए का अवयव है, एंड डी भी ए का अवयव है। अगर हम कहते हैं ई भी ए का अवयव है, तो बताइए क्या ये सही है? नहीं सही। क्यों? क्योंकि ए बराबर है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। अब ये क्वेश्चन तो इतना ही दिया है ना, ई तो नहीं दिया है, तो उसको कहेंगे? नहीं कहेंगे, तो उसको हम कह देंगे डजन एप्सिलॉन है। इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन पढ़ा जाता है। और ऐसे कर दिया तो डजन एप्सिलॉन पर पढ़ते हैं कि बराबर नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा है। ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। एक मिनट रुकिए। अब चलते हैं किताब पे। पहले किताब में समझ लीजिए आप, छोटे छोटे क्वेश्चन है। जैसे यहाँ दिया, मान लीजिए कि ए 1,2,3,4,5,6 रिक्त स्थानों में प्रत्येक उपयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन अर्थात एप्सिलॉन नॉट भरिए। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तुम कैसे कहेंगे? 5 आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है, 5 है। 8 आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है, 8 है कहीं यहाँ पे? नहीं है। 0 है, यहाँ 0 है कहीं? नहीं है, ये भी नहीं आएगा। 4 आ रहा है, हाँ 4 आ रहा है। 2 आ रहा है, हाँ 2 भी आ रहा है। 10 आ रहा है, 10 कहीं लिखा है यहाँ पे? नहीं लिखा। क्वेश्चन के हिसाब से आंसर होगा। बहुत ही सिंपल चैप्टर है सेट। अगर आप समझ जाते हैं तो आपके पूरे मार्क्स आएंगे, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, आपके पूरे मार्क्स आएंगे। मैं आपके पूरे मार्क्स लाऊंगा। और चलते हैं अपने नोट्स पे। हम्म। अब यहाँ पे, एक मिनट।
तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ये है मेरा। हम्म, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर में लिखिए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि रोस्टर में कैसे लिखा जाता है, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो देर ना करते हुए तुरंत सवाल लगाते हैं यहाँ पे। रोस्टर में मैं लिखने जा रहा हूँ उसे। ये सब, ये जितना भी लिखा हुआ है मैं लिख दे रहा हूँ। ये ऐसा को और क्लियर हो जाएगा। ये मैं यहाँ से यहाँ तक कर दे रहा हूँ। ये लिखा गया है समुच्चय निर्माण विधि से द्वारा। समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, ए बराबर है हमारा है एक्स। पहला क्वेश्चन है ए बराबर एस कॉलम, इसको कॉलम पर पढ़ते हैं जो दो दो डॉट लगाते हैं आगे। एस कॉलम, एस एक पूर्णांक है और माइनस सी लेस देन एक्स लेस देन 7 है। मतलब एक्स जो है हमारा माइनस सी से बड़ा है, तो ये होगा -2, -1, 0, 1। एक मिनट, एक्स का माइनस सी से बड़ा है और 7 से छोटा है। -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस चिन्ह नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक्स जो है माइनस चिन्ह से बड़ा है। अगर यहाँ ऐसे क्या कहा होता, ऐसे माइनस चिन्ह लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 7 कहा होता ना, तब यहाँ माइनस चिन्ह और 7 को हम लिख सकते थे। लेकिन यहाँ सिर्फ लेस देन का निशान है। जितना कह रहा हो उतना ही करो, जो क्वेश्चन में दिया है उतना ही करो। ठीक है, लेस देन दे रखा है तो मतलब एक्स जो है माइनस चिन्ह से बड़ा है, मतलब माइनस चिन्ह नहीं आएगा। क्योंकि माइनस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इक्वल नहीं है। और एक्स हमारा 7 से छोटा है, यहाँ 7 नहीं आएगा क्योंकि 7 के भी इक्वल नहीं है। तो -2 से 6 का आप लिख दीजिए आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, एस संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। इसको कैसे लिखेंगे? बी बराबर हो गया प्राकृत संख्या हमारे 1 से स्टार्ट होती है, वीडियो जरूर देखिएगा वो वाला, जिसमें मैंने बताया कि संख्या कितने प्रकार की होती है। 1, 2, 3, 4, 5, बस ये आंसर हो जाएगा हमारा आपका। एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तीसरा तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक्स दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। जिसके अंकों का योगफल 8 है। ठीक है, अब देखिए पहले 8 बनाते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको ज्यादा कुछ सोचना भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, दिमाग में अपना माइंडसेट कर लीजिए। ठीक है, माइंडसेट क्या क्या करना है, हमें क्या दे रखा है कि एक्स दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है। हमें क्या दिया है, एक्स हमारा दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंतर जिसके अंकों का योगफल 8, अंकों का योगफल 8 है। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे। यहाँ देखिए, यहाँ लिख दो 1 पहले, फिर ओ सॉरी, फिर लिख दो 7, 17। अब यहाँ इसका उल्टा कर दो। अब यहाँ एक जोड़ो, एक घटा दो, 26। फिर इसका उल्टा कर दो, 62। या फिर एक जोड़ो, फिर एक घटा दो यहाँ पे, ये गया 35। ठीक, फिर इसका उल्टा कर दो, 53। अब यहाँ फिर एक जोड़ो, एक घटा दो, कितना रहेगा? 44। ठीक, 44 रहेगा। अब यहाँ पे 80 लिख दो। ठीक है, 80 लिख दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी संख्या होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब चौथा क्वेश्चन। ठीक है, ये तरीका है का सवाल बनाने का। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन रखे गए हैं ताकि आपको समझ में आए। ये मैंने नहीं रखे, ये बुक में दे रखे हैं। अब चौथा क्वेश्चन देखिए आप। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। ठीक है, तो फोकस यहाँ ना करिए कि ऐसे अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या के बारे में सोचना शुरू करते हैं। आप आगे फोकस कीजिए। अगर कह रहा 60 की भाजक है ना, तो थोड़ा उसका एलसीएम निकालो, इससे टाइम भी बचेगा और आपको स्पीड मिलेगी क्वेश्चन में। पहले 60 का ऐसे एलसीएम निकाल लेते हैं। 60 का एलसीएम निकालने जा रहे हैं।
दो दो से करो, 2 एक कम 2, ओ सॉरी, 2 3 6 होगा, 2 3 6, 2 एक कम 2, 2 5 10, 5 6 15 और ये 3 से कट जाएगा। कितना आया? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3, ठीक है? तो आप ऐसे लिख सकते हो डी बराबर है 2 3 5। जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही लिखो कि पहले 2 लिखेंगे उसके बाद 3 लिखेंगे उसके बाद 5 लिखेंगे। रिपीट नहीं होना चाहिए, चाहे आप जैसे लिख दो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ओ सॉरी, मैंने अब बताऊंगा। रिपीट नहीं करना है, ठीक है? 2 5 कर दिया, 3 कर दिया, बस रिपीट नहीं होना चाहिए, चाहे जिस क्रम में लिख दो। चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, आरोही क्रम में, या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो अवरोही क्रम में, चाहे आप जैसे लिख दो, बस रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन हमारा कह रहा है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षर का समुच्चय। समुच्चय की एक शर्त ये होती है कि अगर किसी अवयव की पुनरावृत्ति हो रही है, ये अवयवी तो है, ये TRIGONOMETRY, अगर किसी अवयव की पुनरावृत्ति हो रही है तो उसकी पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए, उसको एक ही बार लिखो। समुच्चय की शर्त क्या क्या फिर क्या कहती है? समुच्चय की शर्त ये कहती है कि अवयव की पुनरावृत्ति हो या ना हो, उसको एक ही बार लिखना है, बस ये दिमाग बैठा लीजिए। तो ये टी कितनी बार आया? यहाँ पे 2 बार टी आया, एक टी इधर आया, एक टी इधर आया, तो टी को एक ही बार लिखेंगे। टी आर भी वहां 2 बार आया, एक आर इधर पहले शुरुआत में आया, एक आर हमारा लास्ट में आया है, आर को एक बार लिख देंगे। ठीक है, आई हमारा एक बार आया, आई को एक बार लिख देंगे। ठीक, और जी एक बार आया है, जी एक बार लिख देंगे। ओ ओ 2 बार आया है, एक ओ यहाँ, एक ओ यहाँ पे, ओ को एक ही बार लिखेंगे। लिखना तो एक ही बार है, चाहे कोई किसी की पुनरावृत्ति हो या ना हो, लिखना एक ही बार है, बस यही शर्त है। एन एक बार आया है, एन हो गया, ओ लिख चुके हैं, ओ लिख चुके हैं यहाँ पे। एम एक बार आया है, एम हो गया। ई एक बार आया है, ई, टी लिख चुके हैं, आर लिख चुके हैं, वाई नहीं लिखा था, वाई लिख दे रहे हैं। ये आपका आंसर हो गया। अब ठीक उसी तरह छठा का आंसर हो जाएगा, बेटर एफ। अब तो आप समझिए क्या आंसर आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, आंसर जो आएगा बी ई टी आर, यही आएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। एक चीज और बतानी थी आपको। नेक्स्ट पेज तो कर दिया हमने। और जैसे मैंने यहाँ आपको शुरुआत में बताया था कि जिस तरह से लिखा गया इन सबको, इसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि, और इसको बोलते हैं रोस्टर विधि। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं रोस्टर विधि। रोस्टर विधि, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ऊपर चलते हैं बुक पे। हम्म, तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब चौथा क्वेश्चन देखिए। हम्म, अब देखिए, अब चौथा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। अभी रोस्टम दे रखा है, अब वैसी समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है जैसे मैंने पहले बताया था आपको। ठीक है, अब लिखने का एक ढंग होता है। अब देखिए, 3 6 9 12 है, ठीक है? तो इसको कैसे लिख लिख सकते हैं? पहला क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ। लिख सकते हैं ए बराबर लिख दिया हमने एक्स कॉलन
x इक्वल टू 3n। ठीक है, यहाँ पे n जो है नेचुरल नंबर है, एंड n की जो वैल्यू है 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4 है। ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए, जैसे मान लें हमने क्या क्या कहा, 3n है, तो इसको हम कैसे कह सकते हैं भाई, n की जगह अगर आप 3 पुट करोगे, पहले 1 पुट करते हैं 3 मिलेगा, है ना? फिर 2 पुट करोगे कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। फिर 3 पुट करेंगे कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। फिर 3 पुट करते फिर 4 पुट करके कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह आप 2 को देखिए, 2 भी आसान है, इसको भी नहीं, चल ठीक है, ये अगला क्वेश्चन का ए है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ए है ये। अब 2 4 2 2 4 8 16 32 है, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको बताइए इसको। और हाँ, जैसे कोई समोसे सा आपको दे रखा है, जैसे इसमें डिजाइन बना रखा था 3 6 9 12, तो ये आपको आना चाहिए कि इसको कैसे लिखा जाए, ये आपको आना चाहिए। तो ये चीज सीखना, ये तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप सवाल लगाओगे तभी आएगा। और एक भी क्वेश्चन मत छोड़िए, एग्जाम्पल हो, सवाल हो, चाहे आपके एग्जाम्पल के क्वेश्चन हो या या आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, आप दोनों क्वेश्चन लगाइए, पूरा क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन मत छोड़िए, प्रैक्टिस कीजिए और बिना देखे सवाल लगाइए, तभी आपका हाथ चलेगा फटाफट। वरना फिर आप देखने वाले का आदत है कि इसमें कैसे निकाला, हम कैसे निकाल रहे हैं, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, बिना देखे सवाल लगाइए किताब को। अब यहाँ पे देखिए, क्या लिखा है इसने, 2 4 8 16 32। अब जरा गौर कीजिए, ये यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये कैसे हो रहा है। यहाँ पे ये हो रहा है 2 टू पावर n। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे लिख लिख दे रहा हूँ, x बराबर 2 टू पावर n। यहाँ पे n जो है नेचुरल नंबर है। ठीक है, और n की जो वैल्यू है वो है, n वैल्यू है 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 5। ये इसका आंसर हो गया। आप चाहो तो पुट करके देख लो, भाई 1 पुट करोगे तो 2 मिलेगा, 2 पुट करोगे तो 4 मिलेगा, है कि नहीं? भाई 1 पुट करोगे तो 2 मिलेगा, 2 पुट करोगे तो 4 मिलेगा, 3 पुट करोगे तो 2 पावर 3 8 मिलेगा, 4 पुट करोगे कितना मिलेगा, 4 टू पावर 4 बराबर 16 हो जाएगा। उसी तरह ये 32 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन, ए बराबर, इसको भी लिखना है इसमें निर्माण रूप में, 25 125 625। अभी किसका दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही कहा आपने, अभी ये 5 की पावर है। कुछ नहीं करना है, पहले आपको इसे x बनाना है। ठीक है, क्या है, x बना दिया, फिर इसको थोड़ा ऐसे कर दिया, फिर हम कह रहे हैं जो x है, ये x हमारा ये 5 पावर n। ठीक है, उसके बाद n को नेचुरल नंबर कह दो, है ना? आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। जरूरी नहीं कि यहाँ इनके हम नेचुरल नंबर कह रहे हैं, यहाँ पे हम इनको हम ये भी कह सकते हैं। और यहाँ मत लिखिएगा, एक मिनट, मैं आपको अलग लिख के बता रहा हूँ। जैसे एन को आप नेचुरल जैसा कह रहे हो, या आप एन को रियल भी लिख सकते हो, एन को होल भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि नेचुरल, होल, नेचुरल बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, होल बोलते हैं पूर्ण संख्या, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और रियल बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो तीनों पैटर्न में, तीन प्रकार की संख्याओं में पांच हमारा तीनों में आता है। तो वीडियो जरूर देखिएगा, वाला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखोगे ना, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपने नेचुरल लिख दिया, चलो मैं आपने नेचुरल हटा दे रहा हूँ कि मैं यहाँ पे नेचुरल लिख चुका हूँ। अगर मैं चाहूँ तो उसको मैं चेंज कर दूं यहाँ पे, मैं चाहता हूँ इसको चेंज करना। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको चेंज कर दिया, मैं इसको कह रहा हूँ ये रियल नंबर है, तो भी क्वेश्चन सही कहलाएगा, गलत नहीं है। ठीक है, गलत नहीं है। तो रियल नंबर भी हमारा पाँच, रियल नंबर हमारा पाँच भी होता है, ये भी हमारा पाँच है, ये भी हमारा पाँच है, एंड बिलोंग नेचुरल पाँच है ही। ठीक है, वो वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। एंड बिलोंग आ में लिख देना, ताकि आपको समझ में क्लियर हो जाए आपको। एंड एंड की जो वैल्यू रहेगी, वो रहेगी 1 लेस देन इक्वल टू एन लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, क्योंकि जब आप n की पावर टू करोगे, जैसे यहाँ लिख दे रहा हूँ कि 5 पावर 1 है, तो ये हमारा आएगा 5,
5 टू पावर 2 है तो 25 मिलेगा, 5 टू पावर 3 है 125 मिलेगा, एंड 5 टू पावर 4 है, कैसे मिलेगा? 25, 5 गुणे 5 एंड 25, 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 कितना होगा? 25 का कितना होता है? 625 होता है। ठीक है, 5 टू पावर 625 हो गया। ठीक है, आगे समझ में? ये क्वेश्चन है। अब देखिए, आपको क्वेश्चन समझना है और बस लिख देना है। ये तभी आए तो प्रैक्टिस करोगे। देखिए, मैं भी बहुत सवाल लगाया हूँ, तभी तो मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। भाई मेरा माइंड क्लियर है, एकदम सेट है मेरा मैथ मैथ में, मुझे मैथ अच्छे से आती है। अब देखिए, ये 2 4 6 है यहाँ पे, ये हमने दे रखा है यहाँ पे 2 2 4 6। अब इसका आपको क्या क्या लग रहा है? अब आप सोचोगे, जैसे चौथा क्वेश्चन है, ए बराबर लिखना है आपको। पहले एक्स लिख दो, फिर कॉलन लगाओ, कॉलन, फिर एक्स को बताओ एक्स है क्या। ठीक है, अब देखिए 2 4 6 का मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? आप कहोगे सम संख्या है। अब सम संख्या को हम कैसे लिखें कि तीनों संख्या हमारी आ जाए? जैसे यहाँ 3n लिख दिया था मैंने, एन की वैल्यू लिख दी थी 1 से 4 तक, तो यहाँ हमारा 3 6 9 12 चारों आ रहा था। जैसे टू द पावर n लिख दिया, यहाँ भी पांचों आ रहा, यहाँ 4 आ रहा, 5 के लिखा। अब यहाँ पे कैसे लिखे? बस यही सीखना है आपको, बहुत सिंपल है। ठीक है, आप माइंड सेट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए, जैसे 2 4 6 है। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया है। ठीक, क्या किया? 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, और 2 जो हमने कॉमन लिया है, ये होगा 1 2 3, ऐसे लिख लिया। ऐसे ही रफली आप समझ लीजिए। एस बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2। ठीक है, ये हो जाएगा 2n। ठीक, हमने n को यहाँ कह दिया, ये हमारा होल नंबर है। ये जिसको आता है वही, वो भी सही, ये भी सही है। ठीक है, होल नंबर कह दिया, आपको समझाने के लिए कहा है। मैं यहाँ पे रियल भी कह सकता था, मैं यहाँ पे नेचुरल भी कह सकता था। ठीक है, मैं यहाँ पे इंटीजर भी कह सकता था। वो वीडियो जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। मैंने उसको बहुत अच्छे से बनाया ताकि आपको समझ में आ जाए कि संख्याओं के प्रकार, संख्या कितने प्रकार की होती है और संख्या को मैशअप कैसे करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको आप जो देखिएगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको पूरा देखिएगा, उसके बाद वो वीडियो तुरंत देखने जरूर जाइएगा। ठीक है, तो हमने कह दिया एन बिलोंग डब्लू, और यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि एन जो हमारा है वो है 1 2 3। ठीक, ये है। उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको ऐसे नहीं लिखना चाहते, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ। इसको लिख सकते हैं, एक मिनट, फिर लिख सकते हैं 1 < n <3। ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब n जो है एक से बड़ा भी है, एक के बराबर भी है। बराबर है, इसे 2 into 1 2 हो गया, यहाँ आ गया 2 आ गया। अब एक से बड़ा भी है तो 2 रख दिया, 2 नहीं 4 हो गया। ठीक है, तब 3 के बराबर भी है, 3 से छोटा भी है, 2 आ गया। 3 के बराबर भी है तो 2 तिहाई 6 हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ए बराबर 14900 है। अब यहाँ देखिए क्या समझ में आ रहा है, यहाँ बहुत से बच्चे जान गए हो यहाँ पे क्या हो रहा है। हमने लिख दिया एक्स कॉलन, जहाँ पे एक्स जो हमारा है बराबर एन स्क्वायर है, एंड एन यहाँ हमने कह दिया यहाँ पे इंटीजर है। ठीक है, समझने के लिए है। आप अगर कुछ नहीं समझ, नेचुरल आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नेचुरल में एक बात ये होती है ना, देखिए उस वीडियो में मैंने बता रखा है कि नेचुरल किसको बोलते हैं, होल किसको बोलते हैं। नेचुरल उसको बोलते हैं जो एक से अनंत तक जाता है, उसमें 10 आएगा, 100 आएगा, 300 आएगा, 3000 आएगा, लेकिन अलग से जीरो नहीं आएगा। होल में क्या होता है, 0, n, इन शॉर्ट होल में जीरो भी आता है अलग से। ठीक है, इंटीजर भी जीरो होता है। तो मैंने बहुत अच्छे से इसको बनाया वीडियो, आप ही के लिए बनाया, ताकि आपको माइंड क्लियर हो जाए कि सवाल की क्वेश्चन किस टाइप का आता है। और जो 7 प्रकार होते हैं हमारे नंबर्स के,
पहला होता है नेचुरल नंबर, दूसरा होता है होल नंबर, तीसरा होता है रियल नंबर, चौथा होता है रेशनल नंबर, पांचवा होता है इरेशनल नंबर, छठा होता है हमारा इंटीजर, सातवां होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ये मैंने अच्छे से बनाया है, आप ही के लिए बनाया है, ताकि आपके एग्जाम मार्क्स अच्छे हैं। ठीक है, तो एक्स बराबर एन स्क्वायर हो गया, एन बिलोंग जेड कह दिया। एन की जो वैल्यू रहेगी यहाँ पे, एन की वैल्यू रहेगी एन वन लेस देन एन लेस देन 10। समझ गए? ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अगर आपको कुछ नोट्स करना हो, कुछ नोट करना हो, तो प्लीज वीडियो को पॉज करके तब आप कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे। अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ पहले। मैं पहले तो कॉपी कर ले रहा हूँ। मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ। हम्म हम्म अब ये देखिए, ये क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित समस्या के सभी अवयवों सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या कह रहा है, सूचीबद्ध करना है मुझे। मतलब वही है कि इसको रोस्टर में लिखिए, रोस्टर रूप में लिखिए इसे। कैसे लिखा जाएगा ये देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। निम्नलिखित समस्या के सभी अवयवों सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। ए है एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, ये विषम प्राकृत संख्या है। कैसे लिखा जाएगा, इसको कैसे लिखा जाएगा? पहला क्वेश्चन है, ए बराबर हम लिख सकते हैं 1 3 5 7 9 11 13। आप चाहो तो सिर्फ 5 से लिख सकते हो या 7 या 9 तक। मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ कि यह संख्या कोई अंत नहीं होता है। उसके बाद 3 डॉट बना दीजिए। ठीक है, ये रूल है। कोई जब अनंत हो रहा है तो कॉमा करके 3 डॉट्स की बना दीजिए। ठीक है, ये आपकी बेशक प्राकृत संख्या हो गई। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? एक मिनट। दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे एक पूर्णांक है माइनस 1/2 एक्स लेस देन 9/2। अब देखिए, माइनस 1/2 कर कितना आएगा इसका, पहले यहाँ क्या 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 कर लेते हैं। ये क्या हो गया, -0.5 हो गया। लेस देन एक्स लेस देन 9/2 4.5 हो जाएगा। ठीक है, अब पूर्णांक वही होता है जिसका हर एक हो। ठीक है, अभी क्या है, ये पूर्णांक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बटे में जीरो बढ़ाएंगे ना, ये फिर से -1/2 बन जाएगा। और इसके बटे में अगर हम एक बढ़ा देंगे जीरो, ये फिर से 9/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर -0.5 हो गया। अब -0.5 से बड़ा क्या होता है, जीरो। जीरो से बड़ी संख्या है -0.5 से। ठीक है, तो जीरो बड़ी संख्या है। यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 0 1 2 3 एंड 4। क्यों? क्योंकि 4.5 तो चलो मानते चलो आ गया। ठीक है, 4.5 आ गया। यहाँ हमारा हो गया माइनस, एक मिनट, यहाँ हो गया -0.5 लेस इक्वल टू एक्स लेस इक्वल टू 4.5, है ना? तो यहाँ फोर, अब बताइए 4 बड़ा है कि 4.5 बड़ा है? भाई हम कह रहे हैं 4 बड़ा है कि 4.5 बड़ा है। हम जाहिर सी बात देख रहे हैं, यहाँ 0.5 ज्यादा है, तो 4.5 बड़ा है। और यहाँ कह भी रहा है कि एक्स हमारा 9/2 से छोटा है। अगर 4.5 9/2 ही तो है। भाई 9 2 भाग कर कितना, 4.5 आएगा।
ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई हमारी 0 से लेके 1 2 3 4, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सी। सी देखिए अब, सी क्वेश्चन जो हमारा है वो ये कह रहा है एक्स एक पूर्णांक है, एक्स स्क्वायर लेस इक्वल टू 4 है, एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, है ना, और जीरो भी एक पूर्णांक होता है। ठीक है, वो आप वो वीडियो देखिए क्योंकि वो बहुत अच्छा वीडियो था जो मैंने बनाया है। अब देखिए पहले यहाँ सॉल्व कर लेते हैं एक जगह। एक्स एक पूर्णांक है, अब यहाँ कहने का मतलब क्या है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, एक्स लेस देन 4 है और एक्स इक्वल टू 4 है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, एक्स स्क्वायर लेस देन 4 है। ठीक है, इसने दोनों कंबाइन करके लिख दिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर लेस देन 4, लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है, लेस देन एंड इक्वल टू 4। ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर जो है 4 से छोटा भी है और एक्स स्क्वायर 4 के बराबर भी है, ये मतलब होता है ये पूरे दो का एक है। ठीक है, इसको समझिए, छोटी सी चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है। अब हम ये देख रहे हैं एक्स स्क्वायर फंक्शन है, अब हम 4 की वैल्यू अगर एच के एक रखेंगे तो एक आएगा, चलो ठीक है, 2 का 2 आ जाएगा। अब 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा। तो क्या हमारा आंसर ये इतना होगा 1,2? नहीं, हमारा आंसर देखिए ये स्क्वायर फंक्शन में है, थोड़ा और सोचिए, दिमाग लगाइए। ये हो जाएगा हमारा -2, -1, फिर 0, फिर 1, फिर कॉमा 2। अब ये हमारा पूरा प्रॉपर आंसर है। -2 रखेंगे इस जगह तो स्क्वायर फंक्शन अपना पॉजिटिव हो जाएगा, 4 हो जाएगा। -1 रखेंगे +1 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, 0 4 से छोटा है भी, कहाँ 0 कहाँ 4, वैसे ही +1 +2 हो जाएगा। अब चलिए चौथा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे हमने स्क्वायर रखें तो ये भी हमारा आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन है डी लॉय शब्द का एक अक्षर है, हाँ ये भी सही है। यहाँ पे हमारा जो आंसर है डी, एल आएगा, ओ आएगा, वाई आएगा एंड ए आएगा। क्योंकि दोबारा एल नहीं आया क्योंकि बस इतना ही करना था इसमें, क्योंकि जिसकी पुनरावृत्ति होती है या पुनरावृत्ति नहीं होती है, दोनों कंडीशन में हर अल्फाबेट को एक ही बार लिखा जाता है, ये इसकी शर्त है। समझ चाहिए। पांचवा पॉइंट देखिए अब, पांचवा पॉइंट देखिए, एस वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन जो आया है, नया क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। मैं यहाँ पहले महीने लिख देता हूँ, मैं पहले महीने लिख दे रहा हूँ यहाँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। जनवरी सबको पता है 31 का महीना होता है, मार्च भी 31 का होता है, मई भी 31 का होता है। ठीक है, जुलाई भी 31 का होता है। देखिए जनवरी, फरवरी, फरवरी जो हमारी होती है वैसे तो 28 की होती है, लेकिन जो साल 4 से पूरा कट जाता है तो उसकी 29 की फरवरी होती है। जैसे 2020 या 2024 कैलेंडर देख लीजिए, यही आएगा, 29 का तारीख दिखा रहा होगा। मार्च 31 हो गया, अप्रैल 30 होता है, जून में 30 होता है। ठीक है, अगस्त में 31 होता है। ठीक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। ठीक, सितंबर में 30 का होता है, अक्टूबर 31 का होता है, नवंबर 30 का होता है एंड दिसंबर 31 का होता है। क्या 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 इसने पूछा था, इसने पूछा था कि एस वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो मतलब ये बात कर रहा है सिर्फ इनकी, इनकी बात कर रहा है, 31 दिन नहीं होते। फरवरी की बात कर रहा है, अप्रैल की बात कर रहा है, जून की बात कर रहा है, सितंबर की बात कर रहा है, नवंबर की बात कर रहा है। ये हमारा आंसर हो जाएंगे इसके। इसको आप लिख दो ऐसे बड़े आराम से, फरवरी,
अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। ठीक है, अब इसमें व्यंजन की बात बोली, तो सबसे पहले आपको ये दिमाग ये होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उसको सिस्टमेटिक ढंग से ले लीजिए। ठीक है, अब इसमें व्यंजन की बात बोली है, व्यंजन क्या होते हैं बताइए। जैसे हमारे हिंदी वर्णमाला में व्यंजन किसको बोलते हैं, का खा गा को बोलते हैं। और स्वर किसको बोलते हैं, आ ई ओ ए ओ आ वो बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या होता है, व्यंजन का मतलब होता है, इंग्लिश में भी व्यंजन होते हैं, और इंग्लिश में व्यंजन को बोलते हैं कंसोनेंट, कंसोनेंट बोलते हैं। ठीक है, कंसोनेंट बोलते हैं। ठीक, और स्वर को बोलते हैं वोवेल। ठीक, अंग्रेजी वर्णमाला के एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। अब देखिए, सिर्फ के तक चलना है। पहले आप यहाँ लिख लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, अब जो वॉवेल जो होते हैं इसमें, अंग्रेजी में वो होते हैं ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये हमारे वॉवेल होते हैं। तो इसमें से आप ये दिमाग बैठा लीजिए, ए तो नहीं लेंगे, क्योंकि सिर्फ व्यंजन की बात बोली है। आप क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। ठीक है, हमारा कितना हो गया, ए नहीं आएगा, ई नहीं आएगा, आई नहीं आएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा हमारा, हमारा आंसर बहुत ही सिंपल हो गया। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 में से 3 अल्फाबेट नहीं आएंगे। अब यहाँ से लिख दो बी सी डी एफ जी एच जे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, देख कितना आसान था, आसान था ना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है काफी। बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखे और दाईं ओर समुच्चयवार रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। अब देखिए, ये आपके ऊपर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसको एक होमवर्क की तरह आपको दे रहा हूँ। ठीक है, होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन, जैसे हम्म जैसे मैं चूज कर ले रहा हूँ ये मैथमेटिक्स। ठीक है, अब बताइए कि मैथमेटिक्स में कितने वर्ड होते हैं, कि सब दे रखा था, जैसे पर ये इसका हो गया। चलो मैंने आपको पहला क्वेश्चन बता दिया, तीसरा, तीसरे का होगा डी। ठीक है, मैं एक और बता दे रहा हूँ, एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। एक्स एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। ठीक है, प्राकृत संख्या और 6 की भाजक है। तो बताइए, तो ये एक है, ऐसे एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है। कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। आप 6 का एलसीएम लो, 2 और 3 आएगा। ठीक है, 2 और 3 आएगा। ठीक, अब 2 3 यहाँ भी है, 2 3 यहाँ भी है, बस क्वेश्चन के हिसाब से है। अगर आप पहला क्वेश्चन देख रहे हो कि ऐसे एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, तो उसका आंसर हो जाएगा, दूसरे का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, मैं सभी बता दिए आपको। और ऐसे एक प्राकृत संख्या जो 6 की भाजक है। अब 6 जो हमारा 6 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। ये हमारा सी हो गया। बचा कुचा ये हमारा हो गया, ऐसे ऐसी संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। ये हमारा बी हो गया। आज मैंने आपको ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करा दिया है। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए, और आप
बिना देखे सवाल लगाना शुरू कर दीजिए। आप क्वेश्चन किताब में देखो, कॉपी में लिखो, बस लगाना शुरू कर दो, फिर किताब मत देखो। जब भी कोई क्वेश्चन लगाओ तो उसको सारा पैटर्न आपको मालूम होना चाहिए, सारा फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। पूरी ईमानदारी के साथ लगाओ, ठीक है? और सारा अब जितना भी आपके अंदर जो डाउट्स हो वो मुझसे क्लियर करो। मैं किस लिए हूँ? मैं आप ही के लिए हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप टॉप करो वो बोर्ड एग्ज़ाम में। तो ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन में घंटी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।